नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मई के 3rd वीक में जो करंट अफेयर बने हैं उनकी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बैंकिंग और स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हुए करेंगे, जिससे कि आपको जो करंट अफेयर है वो याद हो जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता चल जाए। अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी मिल पाए, जिसमें लिखने वाला एग्जाम होता है उनमें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा, प्रोत्साहन मिलता है। चलिए आगे बात करें तो पहला अब यहाँ पे स्टार्ट होगा नेशनल करंट अफेयर। सभी क्वेश्चन को डिटेल में बताता हुआ चलूंगा, साथ साथ उसके स्टैटिक फैक्ट्स को भी बताता हुआ चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लिखने वाला एग्जाम देंगे और वन डे एग्जाम देने वाले पर्सनस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम तो पूछा ही जा सकता है ना, रिसेंटली में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया, किस चीज के अंतर्गत किया, किस आर्टिकल के अंतर्गत किया, पूछा जा सकता है ना। तो याद रखना है क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी जी के ऊपर जिनके ऊपर लगा हुआ था कि इन्होंने असैसिनेट करने में एक अहम रोल निभाया है, उनको पहले फांसी दी गई, फिर उसके बाद उन्होंने याचिका डाली राष्ट्रपति जी के पास कि मेरे को क्षमा कीजिए। उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, जिसकी वजह से उनकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। फिर इन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर के पास बोला कि भाई हमको थोड़ा क्षमा कर दो, क्योंकि हमने तो काफ़ी कैद ले ली है। तो उसके बाद उन्होंने भी डिले कर दिया, जिसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके एजी परारीवलन, इनका नाम है, जिनको छोड़ा गया है, राजीव गांधी जी के हत्या में इनका हाथ बताया जाता है, मतलब इन्होंने कहा जाता है इन्होंने बॉम्ब बनाया था, ठीक है। तो एजी परारीवलन, जिनको के ऊपर असैसिनेट का चार्जेस लगे हुए थे, अब आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज कर दिया है, मतलब बेल दे दी है। आपको बता दूं ये आर्टिकल 142 होता क्या है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियां प्रोवाइड कराता है। असीमित शक्तियां का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से अगर किसी चीज़ में, किसी भी केस में डिले चल रहा है, किसी भी चीज़ में डिले हो रहा है, तो अपने विवेक से वो डिसीजंस ले सकता है। अब इसी के अंतर्गत क्लॉज 1 है जिसमें ये कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है। दूसरा क्लॉज है, दूसरे क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुला सकता है और कोई भी अगर चाहे तो अपने विवेक से कोई भी सजा दे सकता है, समझ रहे हैं। और पूरे भारत की टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट किसी को भी चाहे तो अपने अगर कोई किसी को बुलाने चाहते हैं, किसी ने उनके डिसीजंस की अवहेलना की है तो उनको लाया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रोवाइड कराता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एजी परारीवलन को रिलीज़ किया है, बेल दी है। याद रखना है बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, बहुत ज़्यादा चर्चित का न्यूज़ में भी रहा, प्रिंट न्यूज़ में भी रहा और जगह जगह ये न्यूज़ छपी है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये बेंच उस समय पर सुनवाई कर रही थी वो एलन राव और BR गवई के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। आगे बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आर्टिकल 142 के ऊपर आप पढ़ भी लीजिएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है अश्वनी वैष्णव, जो कि इस समय पर हमारे रेलवे मिनिस्टर और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मिनिस्टर हैं। अश्वनी वैष्णव, याद रखना है, इन्होंने लेह लद्दाख में नीलेट सेंटर को ओपन किया है। अब ये नीलेट सेंटर में काम क्या होगा, क्या वहां पे टेक्नोलॉजी वाला काम होगा? नहीं, वहां पर होगा तो टेक्नोलॉजी वाला ही काम, लेकिन वहाँ पर मेन फोकस ये रखा जाएगा जो वहाँ के हैंडीक्राफ्ट के सेंटर हैं और हैंडलूम के सेक्टर है, सेंटर ऑफ हैंडलूम है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम को प्रोत्साहित किया जाएगा नीलेट के माध्यम से। नीलेट अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा जिससे कि उनके काम को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। याद रखना है नीलेट का जो सेंटर है वो लेह लद्दाख में खोला गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, वैसे तो बहुत जगह सेंटर खोले जाते होंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेह लद्दाख रिसेंटली में यूनियन टेरिटरी बना है और यूनियन टेरिटरी के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये यूनियन टेरिटरी कब बना है? तो 31 अक्टूबर
2019 को ये बना था लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पर नीलेट की बात हुई है तो नीलेट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस समय पर हेड है इसके मदन मोहन त्रिपाठी, MM त्रिपाठी करके भी आप याद कर सकते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। रामगढ़ विषधारी जो कि टाइगर रिजर्व बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस समय पर हमारे मिनिस्टर है एनवायरमेंट के, कौन? भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ये संभाल रहे हैं। इन्होंने 52nd नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व अनाउंस किया है, किसको? रामगढ़ विषधारी को। राजस्थान में है ये। राजस्थान का ये कौन सा नंबर का है? तो राजस्थान का 4th नंबर का है ये। भारत का 52nd नंबर का और राजस्थान का 4th नंबर का। याद रखिएगा, ये जो अथॉरिटी किसके पास है कि भाई अब से ये कहा जाता है कि अब तो मतलब ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप टाइगर रिजर्व हो, आप टाइगर रिजर्व नहीं हो, आप टाइगर रिजर्व बन सकते हो। ये अथॉरिटी कौन देता है? तो आपको बता दूं, ये अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये अथॉरिटी दी जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि अब आपसे टाइगर रिजर्व आप कहलाएंगे, ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है मैं बताता हूं। 2019 में टाइगर की काउंटिंग हुई थी भारत में सेंसस हुआ था टाइगर का, और भारत में टोटल उस समय पर टाइगर कितने मिले थे? अब तो बढ़ गए हैं, सिंपल सी बातें, बढ़ गए होंगे, बहुत टाइम भी हो गया, तीन साल तो हो गया ऑलमोस्ट। तो 2964 टाइगर पूरे भारत में पाए गए। 20 स्टेट्स में, कंट्री के कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं भारत में, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनमें से 20 स्टेट्स में भारत में 2967 टाइगर 2019 में पाए गए थे। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए, इसीलिए उसको स्टेट ऑफ टाइगर कहा जाता है, टाइगरों का स्टेट कहा जाता है। ठीक है, यहां पर बात की गई है राजस्थान की, तो राजस्थान में ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। तो उससे पहले कौन 3 थे? तो आंसर यहां पर होगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, यहां के बाकी 3 टाइगर रिजर्व है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एक लॉन्चिंग की है। क्या लॉन्चिंग की है? लॉन्चिंग मतलब मिसाइल वगैरह नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल लॉन्चिंग क्या की है? तो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को इन्होंने बनाया है। अब ये क्या है? ये मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, मतलब नेशनल डेटा बना दिया और मतलब बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, ये पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे। ये जो अनाउंसमेंट है ये पहले ही हो चुका था, लेकिन ये है क्या? देखिए, जगह जगह से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जैसे एक एरिया का डेटा इकट्ठा किया गया, दूसरे एरिया का डेटा इकट्ठा किया गया। अब स्कीम्स जब बनेंगी, कोई जो हेड होगा, डिपार्टमेंट का हेड होगा, वो स्कीम डेवलप कर रहा होगा, तो उसे डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई मैं किस जगह की स्कीम बना रहा हूं, वहां पर वो ये स्कीम काम करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए डेटा उसको बनाना पड़ेगा। ये काम पहले ही नीति आयोग बनाकर रखेगा इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, जिससे कि वो डायरेक्टली डेटा इकट्ठा करेंगे, एनालाइज करेंगे, किस तरीके की स्कीम बननी है, वो स्कीम बना देंगे। हर स्कीम हर एरिया में काम नहीं कर सकती, तो उसके उस पर्सपेक्टिव से ये जो प्लान है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मदद करने वाला है उन डिपार्टमेंट ऑफ हेड वालों की जिनको डेटा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। नीति आयोग ऑलरेडी डेटा दे देगा, उसके बाद अपनी स्कीम बना लो आप। अब स्कीम अच्छी बनती है खराब बनती है वो तो कैपेबिलिटी ऑफ हेड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बहुत कैपेबल होते हैं, लेकिन ये जो काम है वो इस तरीके से होने वाला है। तो नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। इसमें साथ साथ ये भी हो सकता है ये यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली से मतलब कि जो पब्लिक है वो भी इसमें इंटरेक्ट कर सकती है, पब्लिक भी अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर शेयर कर सकती है, जिससे कि हेल्प मिलेगी और अच्छा काम करने में हमारे अलग अलग हेड के डिपार्टमेंट्स को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले नीति आयोग की यहाँ पर बात हुई है। नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको 1 जनवरी 2015 को डेवलप किया गया था। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। नरेंद्र मोदी जी इस समय पर चेयरपर्सन है।
सुमन बेरी इस समय पर वाइस चेयरपर्सन है और अमिताभ कांत सीईओ हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हैदराबाद में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को डेवलप किया गया। इसमें होने क्या वाला है, देखिए जो ये लेबोरेटरी है, ये जो साइबर क्राइम करने वाले पर्सन्स हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी, उनके डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और साथ साथ जिनके ऊपर हो रहा है उनके डेटा को भी इकट्ठा किया जाएगा। कई होता है ना कि मतलब साइबर खुद ही कर देते हैं, उनके घर में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है और उसके बाद वो दूसरों ब्लेम करते हैं कि बैंक की गलती है, इनकी गलती है। तो इस जगह पर वो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं उनको डील किया जाएगा, मेनली याद रखना है। तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जो साइबर क्राइम करने वाले पर्सन्स हैं उन पर निगरानी प्लस उनके केसेस को हैंडल यहां पर किया जाएगा। यहां पर बात हुई है हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, अजय कुमार मिश्रा। सुना होगा आपने नाम याद रखना है, अजय कुमार मिश्रा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने 8 लाख $8 हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन को अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। याद रखना है, भारत हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता है यूनाइटेड नेशन में, इसीलिए उन्होंने 8 लाख $8 प्रोवाइड कराए हैं। ये जो चेक दिया है ना उन्होंने, वो किस पर्सपेक्टिव से दिया है, तो हिंदी @UN के पर्सपेक्टिव से दिया गया है। याद रखना है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कितना पैसा दिया गया, हो सकता है डेटा पूछ लिया जाए। तो इंटरनेशनल अब करंट अफेयर यहाँ पर हम बात करेंगे, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वनडे एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या क्वेश्चन है, तो फ्रांस में रिसेंटली में चुनाव हुए, चुनाव में दोबारा से इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी जीत दर्ज की और उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर की घोषणा की है। उनका नाम है एलिजाबेथ बोर्ने। एलिजाबेथ बोर्ने आप शक्ल देख सकते हैं, एलिजाबेथ बोर्ने नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं फ्रांस की। नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन्होंने जगह किसकी ली है, तो जीन कैस्टेक्स की जगह ली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनी है ये फ्रांस में, फीमेल, सेकंड प्राइम मिनिस्टर फीमेल बनी है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली कौन थी, तो एथी क्रेसन पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो कि 1991 और 92 के आसपास बनी थी। ठीक है, नाम याद रखना है, क्या नाम है, एलिजाबेथ बोर्ने। यहां पर फ्रांस की बात हुई है, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इमैनुअल मैक्रोन यहां के प्रेसिडेंट है। फ्रांस यूरोप का एक देश है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सोमालिया इलेक्ट्स हसन शेख मोहम्मद एज न्यू प्रेसिडेंट, मतलब सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद। हसन शेख मोहम्मद का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, रिसेंटली का अपॉइंटमेंट है। यहां पर बात करी जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मतलब किसको हराया है, तो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को हराया इन्होंने, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को हरा दिया और अब ये अगले प्रेसिडेंट बन गए हैं सोमालिया के। सोमालिया की यहां पर बात हुई है, तो सोमालिया की मोगादिशु कैपिटल है, क्या, मोगादिशु। करेंसी है इसकी सिलिंग, सोमाली सिलिंग, और इस समय पर इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद हुसैन रोबल, मोहम्मद हुसैन रोबल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड में एक डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, रिपब्लिक एक देश है, रिपब्लिक देश में जो स्काई ब्रिज 721 नाम का एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया जो कि लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बना है जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। अब ये 721 क्या है, तो बता दो, इसकी टोटल लेंथ है 721 मीटर, इसकी टोटल लेंथ है। स्काई ब्रिज 721 लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बना है, याद रखना है। यहां पर बात की जाए रिपब्लिक की, तो इसकी कैपिटल है प्रागु और करेंसी है कोरोना और ज़मन, मिलोस ज़मन इसके प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने वीट एक्सपोर्ट को इमीडिएटली इफेक्ट से प्रोहिबिटेड कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन, आपको पता ही होगा, यूक्रेन में रशिया ने इन्वेड किया। अब इन्वेड करने के बाद यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा गेहूं दूसरे देशों को दिया जाता है, मतलब वहाँ पे काफ़ी गेहूं होता है,
वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पर है और भारत का भी नंबर आता है यहाँ पर। लेकिन अब यूक्रेन से जो दूसरे देशों में, अफ्रीका के, एशिया के कुछ देशों में जो गेहूं जाता था वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत बुरी हालत है। अब डिपेंड किस पे लोग होंगे, या तो चाइना या तो भारत, और भारत सबके साथ मित्रता ज़्यादा निभाता है, तो भारत को यहाँ पर दूसरे देशों को देना पड़ेगा। अब जिस देश को नहीं पहुँचाया जाएगा उस देश से संबंध खराब होंगे। इसीलिए और भी बहुत सारे और भी रीज़न है, यही सिर्फ रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है कि भारत, अभी एक और रीज़न बताता हूँ, तो भारत ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए एक्सपोर्ट बंद किया। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप मतलब अब ऑब्जर्व किया हो कभी गांव वगैरह में आपने, तो गांव में नॉर्मली मैं तो ऑब्जर्व करता था कि 1400 किलोग्राम के 1400 जो क्विंटल के गेहूं के रेट होते थे, और आज जो रेट हो चुके हैं मतलब 14 किलोग्राम आप मान सकते हैं पर 14 रुपीज़ पर किलोग्राम का गेहूं। लेकिन अब क्या हो चुका है, 23-24 का गेहूं हो चुका है। मतलब भारत में भी जो रेट हैं वीट के वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं पहले 2-3 साल 4-5 साल के मुकाबले में। तो सोचिए जब इतनी ज़्यादा हाई रेट हो चुका है गांव में, अब शहर तक आते आते कितना महंगा हो जाएगा। तो महंगाई और ज़्यादा ना छूने लग जाए भारत में, ये भी एक रीज़न है कि वीट का जो एक्सपोर्ट है भारत ने रोक दिया है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है और मुझे पर्सनल यही लगता है कि यही रीज़न्स होंगे। कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लॉस होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर बात करें तो भारत ने ये याद रखना है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भारत ने रोक दिया है वीट एक्सपोर्ट दुनिया में इमीडिएटली इफेक्ट से। पहले जिनका मतलब फिक्स था कि भाई इतना पहुंचा हमारे देश में तो वो पहुंचेगा, लेकिन अब कोई नई डीलिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नयान, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएई के। यूएई के नए प्रेसिडेंट हैं, जो जिनकी जगह इन्होंने ली है उनका भी नाम सेम है। कैसे? शेख खलीफा बिन ज़याद अल नयान। अगर आप देखोगे तो सिर्फ वहाँ पर मोहम्मद है और नीचे सिर्फ खलीफा है। जी, खलीफा की इन्होंने जगह ली है मोहम्मद साहब ने, याद रखना है। प्रेसिडेंट बने हैं ये यूएई के। यूएई की यहाँ पर बात हुई है, उनका क्या हुआ, जो पहले थे उनकी डेथ हो गई है। तो यूएई के कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन वियतनाम से आया है। वियतनाम में एक ग्लास बॉटम्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया। लॉन्गेस्ट ब्रिज मतलब पहले किसका था? पहले चाइना का था। चाइना ने 526 मीटर का लॉन्गेस्ट ब्रिज बना रखा था, ग्लास बॉटम्ड वाला। अब वियतनाम ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और वियतनाम ने अपने यहाँ पर 632 मीटर का ग्लास बॉटम्ड ब्रिज लॉन्गेस्ट जो हो चुका है बना दिया है। याद रखिएगा, भारत में कोई ऐसे हैं क्या ब्रिज जिनके नीचे ग्लास लगा हो? बिल्कुल है, 2 जगह है। कहाँ पर? एक उत्तराखंड में है ऋषिकेश, और एक बिहार में है। ठीक है, 2 जगह पर है, जिससे पर्यटन भारत में भी काफ़ी अच्छा खासा डेवलप होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, वियतनाम ने चाइना को पीछे करके अब ग्लास बॉटम्ड ब्रिज को बना दिया, जो कि 632 मीटर का है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, दुनिया का लार्जेस्ट है इस समय पर ये। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी वियतनामीज डोंग है, प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है चेस रिपब्लिक। फिर से ये इनकी न्यूज़ आ गई। देखिए, चेस रिपब्लिक ने रशिया की जगह लेने वाला है। कहाँ लेने वाला है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में चेस रिपब्लिक अब रशिया को रिप्लेस करेगा। रिसेंटली में रशिया ने ट्विटर के माध्यम से बता दिया था कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहे हैं, उनके जो मंत्री थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर अब उसकी जगह वाला रशिया की जगह फिल कौन करेगा? तो रिपब्लिक करेगा। वैसे टोटल मेंबर इस समय पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 है, और 47वें नंबर का चेस रिपब्लिक ही बना है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मेन रीज़न बाहर निकलने का ये था कि बहुत ज़्यादा मारकाट यूक्रेन में चल रही है, जिसकी वजह से रशिया का काफ़ी ज़्यादा अपोज हो रहा है और वो बाहर निकल गया। अब चेस रिपब्लिक ने उसकी जगह ले ली है। पर बात हुई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, तो इस समय पर इसके हेड मतलब प्रेसिडेंट है फेडरिको विलेजास,
फेडरिको विलेजास और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 15 मार्च 2006 को इसे डेवलप किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मार्कोस जूनियर जो कि अगले प्रेसिडेंट बन गए हैं कहाँ के, फिलीपींस के ये प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए और अब मार्कोस जूनियर अगले प्रेसिडेंट होंगे। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो फिलीपींस की यहाँ पर कैपिटल है मनीला और फिलिपियन पेशो इनकी करेंसी है। मार्कोस जूनियर प्रेसिडेंट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पीएनबी लाइट। ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहाँ पर लिया गया। पीएनबी मेट लाइफ के द्वारा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की जो मेट लाइफ है उसके द्वारा पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहला है और पहली कोई चीज़ होती है करंट अफेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएनबी मेट लाइफ के द्वारा पहली डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया और याद रखना है पीएनबी मेट लाइफ को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन किशोर पन्नावोलू, ठीक है, और सीईओ एमडी और सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं। आगे बात करें, अब बात होगी स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनकी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है पंजाब से। पंजाब में लोक मिलना स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें क्या होगा, इसमें एक विंडो बनाई गई है जिससे कि डायरेक्टली आप सरकार से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेनली चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, जिससे सरकार चाहती है कि जनता और जो सरकार है उनका जो संवाद है डायरेक्ट हो सके। इसीलिए लोक मिलना स्कीम को लॉन्च किया गया पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी के द्वारा। याद रखना है पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, रिसेंटली में बने हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केरला ने नवंबर में अनाउंसमेंट की थी कि हम अपने यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर देंगे। अब इन्होंने डेवलप कर दिया और 1 जून से इनके यहाँ पर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये चलने लग जाएगा। मेन इनका लक्ष्य ये है कि अपने रीजनल जो फिल्में हैं उनको स्पेस प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि जो नॉर्मल ओटीटी अभी चल रहे हैं, जैसे आई थिंक अमेजन का चल रहा है और भी कुछ चल रहे हैं, तो उनमें इनकी जो रीजनल फिल्में हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाता। इसकी वजह से केरला ने खुद का अपना ओटीटी बना लिया है जो कि 1 जून से काम करने लग जाएगा। अब उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, सी स्पेस नाम रखा गया है। पहला ओटीटी ओन्ड स्टेट हो गया है ये, मतलब अभी तक किसी स्टेट ने ऐसा किया नहीं है। केरला यहाँ पर पहली पोजीशन पर है, याद रखना है। और केरला की कैपिटल है त्रिवंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने 350 मिलियन जो पैसा है वो सैंक्शन किया है क्षेत्र जी प्रोजेक्ट को, जो कि गुजरात का है। क्षेत्र जी प्रोजेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है किसका है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात का है। गुजरात को $350 सैंक्शन किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए ये श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ जी क्या है, सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात प्रोजेक्ट। ये गुजरात का एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 1944 में इसको डेवलप किया गया। डेविड मालपास इनके इस समय पर हेड है, प्रेसिडेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मानिक शाह त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, इलेक्शन हुआ होगा त्रिपुरा में? नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ था, बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर बदल दिया है। बिप्लब कुमार देव पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब उनकी जगह ली जाएगी किसके, मानिक शाह जी के द्वारा। तो जो मानिक शाह जी हैं अब नए चीफ मिनिस्टर होंगे त्रिपुरा के। त्रिपुरा वो स्टेट है जिसको बांग्लादेश के द्वारा 3 साइड से घेरा हुआ है, ठीक है, मतलब भौगोलिक स्थिति उसकी इसी प्रकार की, जियोग्राफिकल स्थिति उसकी इसी प्रकार की है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला।
चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव थे, अब कौन बन गए हैं? मानिक शाह जी बन गए हैं। और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हरियाणा से। हरियाणा में ई अधिगम स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत वो टैबलेट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। ऑनलाइन स्टडी को बेहतर बनाने के लिए ई अधिगम स्कीम लॉन्च की किसने? हरियाणा ने। और ये जो अभी इनिशियल किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, ऐसी स्कीम उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। ये जो स्कीम है ये अभी रिसेंटली में सबसे पहले उन बच्चों को दिया जाएगा जो 10th पास करके 11th में पहुंचे हैं। जो 11th में पहुंचे सबसे पहले उन बच्चों को चूज किया जाएगा और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और भी आगे बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो ई अधिगम स्कीम हरियाणा की स्कीम है। इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको टैबलेट प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर स्टडी। यहां पर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। यहां की कैपिटल चंडीगढ़ है और यहां के जो चीफ मिनिस्टर, यहां के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहां के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इंफॉर्मेशन ये आई है कि इन्होंने जो ओल्ड पेंशन चल रही थी उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। रीइंस्टेट मतलब दोबारा से लागू करने की कोशिश की जाएगी। इसी प्रकार का जो कार्य है वो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी किया जा चुका है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी ओल्ड पेंशन को रीइंस्टेट कर दिया है। उसी को देखते हुए ये दूसरा कांग्रेस का एक राज्य है, कांग्रेस की शासित राज्य है, जहां पर यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल हैं, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने यहां पर लाने वाले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हरियाणा से, जिन्होंने चारा बिजाई योजना को लॉन्च किया, जिसमें क्या होगा? चारा बिजाई स्कीम के योजना के अंतर्गत हरियाणा का मेन फोकस ये है कि वो गौशाला जो उनके यहाँ पर चल रही हैं वहाँ पर किसानों के माध्यम से वो चारा प्रोवाइड करा सके और साथ साथ उनको सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर बात हुई है हरियाणा की। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, मैंने बता ही दिया, छत्तीसगढ़, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ यहाँ की कैपिटल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है टोमेटो फ्लू। बहुत ज़्यादा तो चर्चित में नहीं हुआ, लेकिन याद रखना है जो कम चर्चित में होता है वही वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ओल्ड टोमेटो फ्लू साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये देखा गया है। आपको बताओ, छोटे बच्चों जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको टोमेटो फ्लू पाया गया। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये जो फ्लू है ये दिखाई दिया है और ये केरला में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया वहाँ के बच्चों के ऊपर। ठीक है, याद रखना है टोमेटो फ्लू केरल में पहली बार ऑब्जर्व हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट लगा हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।